खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी से लेकर छात्रों, किसानों, टैक्स पेयर्स और उद्योगपतियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट सत्र के पहले दिन ही सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार का बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा। माना जा रहा है कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप होगा, जो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का ब्लूप्रिंट होगा। बजट में कुछ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। बता दें कि बजट में रोजगार पर फोकस रह सकता है। बीते दिन पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नीतिगत पहल कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचा और एमएसएमई को लेकर बजट में बड़े ऐलान होने के आसार हैं। सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। साथ ही वित्त अपने इस बजट में पीएम आवास योजना के लिए फंड्स को और ज्यादा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। तो आज बजट में कई खास ऐलान होने की संभावना है। लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है, क्योंकि बात करें 2014 की, 2019 की, तो पूर्ण बहुमत से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। तो आम जनता को राहत देने के लिए, आम जनता के बीच दोबारा विश्वास जगाने के लिए कई खास योजनाएं और कई बड़ी सौगातें प्रदेश की जनता को, हर वर्ग को, हर विभाग को मिल सकती है। तो बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए भी बजट में बड़ी सौगातें हो सकती है। बीज, खाद, अन्य उपकरणों को लेकर कुछ ऐलान हो सकता है। बात करें युवाओं की एजुकेशन की, तो उसके लिए भी सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। किसान सम्मान निधि की बात करें तो उस पर भी संभावना जताई जा रही है कि राशि बढ़ सकती है। साथ ही अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस इस बार सरकार का रहने वाला है। 2047 का नारा विकसित भारत का जो भाजपा लगातार देती आई है, चुनावों की अगर बात करें, चुनावों में भी विकसित भारत 2047 का जब जिक्र होता था, तो आज इसका जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, वो आज इस बजट में देखा जा सकता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बनाने के साथ 7वीं बार संसद में बजट पेश करेंगी। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनके साथ चर्चा करेंगी और यहां से राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संसद में बजट पेश करने की अनुमति लेंगी और फिर सीधा संसद का रुख करेंगी। 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी और आज 7वीं बार वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। और क्या कुछ कहा है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज इस खास दिन पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्र हित में आता है, उसी प्रकार से ये भी बनता है। तो बात करें आम जनता से जुड़े हर वर्ग की, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, मिडिल क्लास लोग हो, वरिष्ठ नागरिक हो, इन सभी के लिए आज इस बजट में बहुत कुछ खास हो सकता है। युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर आ सकते हैं। जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है पेपर लीक,
उसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही व्यापार की अगर बात करें, उद्योग की अगर बात करें, तो आसानी से भारत में खुद के देश में व्यापार लोग कर पाएं। जो पूरा प्रोसेस है उसमें लोगों को काफी टाइम मिलता है, उसमें कुछ राहत मिल सकती है। टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स पेयर्स की नजर आज इस बजट पर रहने वाली है कि कुछ राहत अगर टैक्स पेयर्स को मिल सके, उसको लेकर भी आज बड़ी घोषणाएं हो सकती है। तो बजट में नारी शक्ति को सम्मान मिलने की भी पूरी संभावना है। युवा वर्ग के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठाता आया है। तो बेरोजगारी को लेकर भी आज कई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। तो मोदी 3.0 के पहले बजट में आज राज्य सरकारों को भी काफी उम्मीद है। माना जा रहा है कि बजट की दिशा अगले 5 साल के विकास के एजेंडे के आधार पर केंद्रित होगी। तो इसमें कुछ नई योजनाओं के शुरू होने, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास, किसान और स्वरोजगार से संबंधित पहले से चली आ रही योजनाओं में प्रावधान बढ़ाए जाने की भी संभावना है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बजट पेश करने से एक दिन पहले यानी कि कल जब मॉनसून सत्र का आगाज हुआ, तो लोकसभा में प्री बजट डॉक्यूमेंट यानी आर्थिक सर्वे 2023-24 पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे 2024 के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ 6.5 से 7% रहने के आसार हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि देश में महंगाई काबू में है और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट अब 2 बजे राज्यसभा में कल पेश की गई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, जीडीपी को लेकर, महंगाई को लेकर जो सर्वे किया गया था वो सदन के पटल पर रखा गया। तो संसद का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया, यानी कल से मॉनसून सत्र का आगाज हुआ है और आज लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। तो इस बजट की आस सभी ने लगा रखी है और जिस बात पर सबकी निगाहें टिकी है वो है टैक्स स्लैब। क्या कोई बदलाव इसमें हो सकता है? खास करके देश का बड़ा तबका जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है, उसे 2024 के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। तो ये बजट एनडीए सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। तो देश की बड़ी आबादी को आशा है कि 23 जुलाई को यानी कि आज जो बजट पेश होने वाला है, इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल सके। तो बता दें कि भारत में अभी 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं, सर्वे के मुताबिक भी ये माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार
3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। ये बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में भी सरकार कुछ बदलाव कर सकती है और टैक्स की छूट का दायरा भी सरकार बढ़ा सकती है। और दिल्ली से ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ज्योति, लगभग 2 घंटे का समय बचा है जब 2024-25 का बजट आएगा, क्या हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है? जिन पर सियासत गरमाई हुई है, खासकर बात करें नीट पेपर लीक से जुड़े मामले या फिर पेपर लीक से जुड़े मामले, डमी कैंडिडेट्स बिठाने को लेकर, मणिपुर का अगर मामला देखें, तमाम एजेंसी जो सरकारी एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन सब को लेकर भी बजट के अंदर कुछ खास आने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर बात करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से नीट का मामला चल रहा है, यूजीसी नेट का मामला चल रहा है, तो देखिए तमाम तरीके से पेपर्स में जिस तरीके से गड़बड़ी के आशंका जताई गई है, पेपर आउट हो जाते हैं, तो देखिए किस तरीके से लगाम कसी जाए इससे लेकर तो देखिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन बजट में इसकी भी घोषणा की जा सकती है। बजट इसके इर्द गिर्द भी रहने वाला है और विपक्षी किस तरीके से हमला करते हैं, देखिए नीट की बात कर ले, अग्निवीर की बात कर ले, कई तरह के मुद्दे हैं जो विपक्ष की रणनीति तैयार है और बजट जैसे ही पेश होगा तो उसे लेकर भी जो है विपक्ष निशाना साधते हुए दिखाई देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलकर इस बजट को जो है देखिए एक खास रूप दिया है और कुल मिलाकर 2047 विकसित भारत पर आधारित रहने वाला है। और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अब जो बजट पेश होगा वो अगले 5 साल के ऊपर बेस होगा। इसके साथ ही साथ नींव रख दी जाएगी 2047 विकसित भारत की। चारों ठीक है ज्योति, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और बीकानेर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रवि, आज बजट आ रहा है, 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, क्या लगता है क्या सौगातें मिल सकती है प्रदेश की जनता को, बीकानेर की जनता को? क्या कुछ ऐसी मांगे भी उठी थी कि केंद्र का जब बजट आएगा तो उसमें संभावना है कि यहाँ की जनता को ये सौगातें मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दौराय नहीं है कि जो बजट आ रहा है और वो यूनियन बजट, इससे लोगों की उम्मीदें जो है वो खासा है और खास तौर से उन लोगों की उम्मीदें जो मध्यम वर्गीय में इस वक्त महंगाई की मार खासी झेल रहे हैं। आप देखिए, जब कल आर्थिक सर्वेक्षण आया था तो पिछले गत वर्ष जीडीपी की जो रेट थी वो 8.2 थी और इस बार वो घटकर 7.5 रहने वाली है। इस तरह के सर्वेक्षण जो है पहले से आ चुके हैं। तमाम जो चीजें हैं डिपेंड करती है महंगाई पर और मेरा ऐसा मानना है कि 70% आबादी जो कि मध्यम आय वर्ग की है वो ये चाहती है कि कहीं न कहीं महंगाई से उन्हें राहत मिले और इस वक्त महंगाई जो है वो अपने परवान पर है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत सी जगह है। अगर आप सार्वजनिक स्थलों की बात कर लें, पार्कों की बात कर लें, रोडवेज बस स्टैंड की बात कर लें, तो ये तमाम बातें सामने आती है कि कहीं न कहीं लोग इस चर्चा में मशगूल हैं कि उन्हें इस बजट में महंगाई से राहत मिले और मोदी 3 गवर्नमेंट है ये कहीं न कहीं इस बार सौगातें लेकर आएगी उन लोगों के लिए जो इस वक्त महंगाई की जो आंच है उसमें पिसता हुआ जा रहा है। देखिए, खाद्यान्न जो कीमतें हैं उनमें 1/3 से ज्यादा महंगाई का कारण जो है वो सब्जियां हैं और यही वजह है कि किसान ये चाहता है कि एक ऐसी नीति बने जो कहीं न कहीं वेजिटेबल्स को भी एक कंट्रोल कर पाए और लोग जो है वो महंगाई की मार से बच सकें। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी हाल ही में हालांकि कम की थी परंतु फिर भी वो अपर्याप्त हैं और लोगों की ये उम्मीद है कि ईंधन में भी कमी होगी ताकि किसान अपने खेतों में हल चला पाए आसानी से और जो अपना जीन्स है वो बाजार में ले जा पाए आसानी से। इसी तरह से टैक्स स्लैब में भी कमी की गुंजाइश जो है वो कहीं न कहीं लोग बाग रख रहे हैं। तो ये जो बजट है ये उम्मीदों का बजट आने वाला है
और जिस तरह से तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट बनी है और उसके बाद में आम लोग ये बजट की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही है कि कहीं न कहीं महंगाई पर फोकस इस बजट में अगर रहे तो आम लोगों को राहत मिले। बिल्कुल ठीक है आपने रवि, लेकिन अगर बात करें, देखिए हालांकि चार मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान से बात करें संस्कृति पर्यटन मंत्री की, कृषि राज्य मंत्री की, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान की अगर कुछ मांगे हैं उनको भी वहां कैबिनेट की मीटिंग के दौरान रखा गया था। पर्यटन को लेकर, संस्कृति को देखते हुए भी बड़ा ऐलान कुछ राजस्थान के लिए हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है राजस्थान। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पधारो मारो देश वाली तर्ज पर राजस्थान का जो पर्यटन है वो परवान चढ़ता आया है। और इस बार इनको पंख इसलिए लगे हैं कि पहली बार पर्यटन मंत्री जो है वो राजस्थान से हैं और इस बात का फायदा कहीं न कहीं आने वाले वक्त में राजस्थान को मिलेगा। तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सी ऐसी डिमांड्स हैं जिन्हें अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, परंतु गजेंद्र सिंह के पर्यटन मंत्री का चार्ज लेने के बाद में इन उम्मीदों को और ज्यादा पंख लगे हैं। उसी तरह से अगर बात की जाए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से हमारे यहाँ से जो विधायक सांसद हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, मंत्रियों ने भी अपनी बात रखी है। पश्चिमी राजस्थान में खास तौर से पोटाश का भंडार है और मुझे याद है अच्छी तरह पिछली मोदी गवर्नमेंट में इस पोटाश के भंडार का खनन करने के लिए विदेशी आमंत्रण जो है, कंपनियों को टेंडर जो है वो दिए जाने की बात थी, परंतु अब आज ही कहीं पड़ा है कि दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पोटाश में इंटरेस्ट शो किया है, परंतु उन्होंने बोली में भाग नहीं लिया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं जिन्हें दूर करना होगा और राजस्थान में न केवल पर्यटन बल्कि इसके साथ ही उद्योग धंधे जो है उनको लेकर भी लोगों की आस इस बार निर्मला सीतारमण से लगी हुई है। जी रवि, जाहिर सी बात है और सबकी निगाहें आज के बजट पर टिकी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है, जिसको प्रॉफिट या लॉस होता है, वो है मिडिल क्लास लोग। और मुझे लगता है कि चाहे वो छोटे वर्ग हो या बिजनेसमैन हो, सबसे ज्यादा जो बजट पर ध्यान देता है या ध्यान से सुनता है या चीजों को देखता है वो है मिडिल क्लास। उनको लेकर के बड़ी संभावना है आज की कुछ चेंजेस हो सकते हैं टैक्स स्लैब में। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इस बजट से उम्मीद है। इस वक्त मौजूदा दौर में महंगाई की जो मार है उसमें कहीं न कहीं मिडिल क्लास पिसता हुआ जा रहा है। अगर मैं पिछले आपको एक महीने की बात भी अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर बात करते हैं कहीं, तो बाजार के हालात बहुत खराब है। कहीं कोई किसी तरह की ग्राहकी जो है वो छोटे व्यापारी हो चाहे मझले व्यापारी हो उनके पास देखने को नहीं मिल रही है और इसकी खास वजह सिर्फ एक ही है, महंगाई। इस वक्त सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। वजह साफ है, मानसून देरी से आया, इस बार तापमान ज्यादा है और कहीं न कहीं लोगों की आजीविका का जो साधन है, आय का स्रोत है, वो घटता हुआ जा रहा है और इसी वजह से लोगों की अपेक्षा रहेगी कि जो टैक्स स्लैब है उनमें राहत दी जाए। देखिए, पिछले 5 साल में टैक्स स्लैब को नहीं छेड़ा गया है, किसी भी तरह का उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है और इस बार ऐसी उम्मीद, ऐसी आशाएं जो है वो मध्यम वर्गीय लोगों को है कि कहीं न कहीं निर्मला सीतारमण इन्हें जो है इस तरह की इसमें टैक्स स्लैब में छूट देगी। अगर सैलरी बेस की बात कर ली जाए, देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि नरेगा एक बहुत बड़ा रोजगार का माध्यम है और यहाँ पर करोड़ों लोगों की रोजगार जो है नरेगा की वजह से चलता है और कोरोना काल के बाद में नरेगा की जो पेमेंट होती है उसमें भी इजाफा हुआ है और नरेगा में कार्य करने वाले लोगों की संख्या में भी 28% के आसपास इजाफा हुआ है। अब लोग ये चाहते हैं कि उनका मेहनताना जो है, नरेगा में जो उनको मेहनताना मिलता है वो कहीं न कहीं बढ़ाया जाए और उनका समय अवधि जो है वो घटाई जाए, क्योंकि बहुत से लोग इससे जुड़े हुए हैं और ये भी एक बड़ा कारण है मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने लालन पोषण करने के लिए कि वो अपनी आजीविका इस तरह से चला पाए। बहुत सी चीजें, बहुत सी उम्मीदें इस बार लोगों के सामने से निकल कर आ रही है। हेल्थ इंश्योरेंस में वो लोग छूट चाहते हैं। मकानों की अगर बात की जाए तो जो कर्जा मकान बनाने के लिया जाता है, होम लोन लिया जाता है, उसमें वो छूट चाहते हैं। 80C जो एक प्रावधान होता है उसमें भी छूट कहीं न कहीं जो राशि है वो 2.5 लाख, उसका स्टैंडर्ड कई सालों से बना हुआ है, उस स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है और उस स्लैब का दायरा जो है वो बढ़ाने की मांग की जा रही है। आयुष्मान भारत, देखिए स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों की उम्मीदें हैं। इस वक्त 5 लाख तक का कवर होता है और उसको 7 लाख किए जाने की संभावना इस बार वित्त मंत्री की तरफ से देखी जा रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए
अपेक्षाएं की जा रही है बिल्कुल। कि उनमें रियायती जो है वो दी जाए, जैसे लखपति दीदी है, ड्रोन दीदी योजनाएं हैं। इसी तरह की योजनाओं में और ज्यादा इनका दायरा जो है, स्लैब जो है वो बढ़ाकर और महिलाओं को भी लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है जी। रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और उससे पहले दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें कि बजट कैसा हो सकता है ये आपको स्टॉक मार्केट भी दर्शाता है। स्टॉक मार्केट आज 200 अंकों के उछाल के साथ में खुला है, बढ़त देखी गई है। और आज बजट आएगा, केंद्रीय बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो उससे पहले स्टॉक मार्केट में भी उछाल आया, जो कि एक अच्छा साइन है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 बजे जब बजट पेश होता है तो क्या कुछ उम्मीदों के साथ में, किन उम्मीदों के साथ में आज का बजट आएगा। तो जयपुर से हमारे सहयोगी लीलाधर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। लीलाधर, आप कहाँ मौजूद है इस वक्त? क्या आसपास आपके कोई लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल चारू, आप बिल्कुल सही कहा। जहां तक आपने कहा आम बजट आने वाला है, मोदी सरकार का 3.0 जो बजट है, आज जो पहला बजट है देखा जा रहा है। और केंद्रीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने जा रही है। और बजट को लेके लोगों में हर्षा उल्लास भी देखा जा रहा है, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, किराना की बात हो, कई चीजों को लेकर जो महिलाएं हैं उनके द्वारा हम तुमसे बात करना चाहेंगे। मैडम, आप चाय बना रही है, काफी देर से चाय बना रही है और गैस भी लग रही है क्या? तो आम बजट को लेके आपकी क्या आशाएं लगती है आपको? नमस्कार। मेरा ये निवेदन था कि जो राज्य सरकार ने जो बजट पारित किया है और केंद्र सरकार का बजट पारित हुआ है, महिला को काफी राहत पहले से काफी राहत मिली है। और मैं उम्मीद करती हूँ सरकार से कि हमें आगे भी राहत। पहले जो गैस सिलेंडर की और आटे दाल के जो भाव थे वो 7वें आसमान पहुंचे। अभी कुछ दिनों से गैस सिलेंडर के दामों में भी कमी आई है और साग सब्जी वगैरह में भी काफी राहत है। और मैं उम्मीद करूंगी सरकार से कि वो हमें आगे भी राहत देंगे। और महिला को उन्होंने पहले भी सुरक्षा प्रदान करी है, आगे भी करेंगे। हर प्रकार से महिला को उन्होंने बहुत सहायता दी। मोदी सरकार के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी, उन्होंने जो महिला को आरक्षण देकर के उन्होंने जो महिलाओं को स्थान दिया है वो वाकई काफी तारीफ के काबिल। और रही बजट की बात, बजट से मैं ये उम्मीद करूंगी, राजस्थान सरकार से भी उम्मीद करूंगी जो बजट उन्होंने दिया है मैं चाहती हूँ उसको बेटर से बेटर बजट देने की वो कोशिश करे, ताकि महिला को और सहायता मिले, उनको और आसानी मिले, उनको अपने काम को आसान बनाने के लिए। उनको गैस सिलेंडर के जो दाम काफी बढ़ गए थे, अभी कुछ टाइम से उन्होंने कम किए। मैं चाहती हूँ कि ये व्यवस्था सुचारू रूप से आगे भी बनी हुई रहे, ताकि महिलाओं को काम करने में और अपने परिवार को चलाने में उनको काफी मदद। महिला सुरक्षा की बात की जाती है, चाहे से आप गृहिणी भी है, महिलाओं की बात करते हैं। और पिछले दिनों देखा जाए महिला उत्पीड़न के मामले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार समय महिला उत्पीड़न के मामले भी देखे गए थे, परंतु अब जो बजट आ रहा है, केंद्र सरकार का बजट आ रहा है और अब डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है और केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो महिला सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा है कि देखो, महिला सुरक्षा की जब बात आती है तो महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने जो मोदी सरकार ने जो व्यवस्था करी है और जो पिछली सरकार का आप जो कार्यकाल देखेंगे उसमें महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, जो अपराध हुए, उनको देखते हुए ये जो डबल इंजन की सरकार की मुझसे उम्मीद करती हूँ कि ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये विशेष प्रावधान रखेंगे, विशेष योजना बनाएंगे और उनको सुविधा देने के लिए एक नई योजना, एक नई नीति का प्रावधान देकर महिलाओं को एक नया प्रावधान देंगे। काफी पहले से काफी अच्छा ये डबल इंजन सरकार है, तो ये महिलाओं के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है, आगे बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक किराने की बात की जाए, गैस सिलेंडर के दामों की बात की जाए, हालांकि आपने बताया कि जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा जो गैस सिलेंडर के रेट वगैरह में वैट की बात आती है, प्रकार से खाद्य पदार्थों के अंदर वैट भी देखा जाता है, तो वैट का जो स्लैब है उसमें भी कोई अंतर होना चाहिए। देखो, हर सरकार अपना बजट लेके आती है, कांग्रेस है वो अपना बजट लेके आती है, जो बीजेपी वो अपना सरकार लेके सब। पर जो आम जनता की जब आप बात करते हैं तो हम तो आम जनता, हमारी तो बीजेपी उतनी है, कांग्रेस भी उतनी है, लेकिन जब बजट की आप खाद्य पदार्थों की बजट की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की बजट की बात करते हैं, तो मेरा उसका ये ओपिनियन है कि दोनों ही सरकार से कोई भी उनको आम जनता को ध्यान में रखकर के बजट बनाना, जनता को ठीक ही काम करना। जी चारू। लीलाधर, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, लखपति दीदी की बात करें, लाडली योजना की अगर बात करें, तो उससे महिलाओं को बिजनेस करने में काफी आसानी होती है। तो विमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए आप इनसे बातचीत कीजिए कि अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार से क्या राहत महिलाएं चाहती हैं?
केंद्र सरकार की तरफ से योजना चलती है, महिला और सशक्तिकरण की बात चल रही है, जैसे लखपति दीदी योजना है, काफी कई, क्योंकि महिला उद्योगपति भी हो रही है, तो महिलाओं को क्या आशाएं लगती है, महिलाओं को कितनी मदद मिल पाएगी ऐसी योजनाओं के माध्यम से? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी योजना आपने बताई कि बहुत अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। बल्कि इस महिलाओं को आगे लाने से जो भारत जो देश है वो तरक्की करेगा। वो विश्व स्तर में महिलाओं का जो कैडर होता है, जो भारत की मोदी सरकार ने महिलाओं को जो प्रेसिडेंट दिया है, उससे भारत ही नहीं, भारत हिंदुस्तान में बहुत आगे बढ़ना है। तो नीति को देखते हुए बहुत खुश हूँ कि महिलाओं को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको आगे बढ़ने का इतना साहस मिल रहा है। जो ग्रामीण महिलाएं उनको भी रोजगार मिल रहा है, जो उद्योगपति महिलाएं उनको हर प्रकार से मोदी सरकार ने हर स्तर की महिलाओं के लिए उन्होंने एक योजना दी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इस स्तर पर लाने के लिए मोदी जी ने जो सहायता दी है, काफी तारीफ है। जी चालू। ठीक है लियादत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जोधपुर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अफरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफरोज, एक सबसे खास और अगर बात करें बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि केंद्र मंत्री यहाँ से आते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरा देखते हैं, वो क्या लगता है, क्या नई सौगातें, क्या नई उम्मीदें यहाँ की जनता को है उनसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कुछ ही देर बाद संसद में पेश करने वाली है। और बजट में पूरे देश की निगाह है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए सरकार में इस बार मोदी जनता को बड़ी राहत दे सकते हैं। जिस तरह के आंकड़े आर्थिक और सामने आए हैं, सरकार जनता के टैक्स और रियायत के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और बजट और इसके अलावा व्यापारी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और शिक्षा और आम जनता भी, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उम्मीद लेके जुड़े हैं। देखिए, सरकार पर पूरी ताकत के साथ विश्व स्तर पर ताकत के रूप में उभरे हैं और महिला शक्ति का बजट पेश करने वाली है। और इस बार जो पूरा बजट होगा वो मध्यम वर्ग के लिए उनको मजबूत करेगा, साथ ही जीडीपी की रेट बढ़ेगी, मजबूत है। और टैक्स क्लेम में भी इस बार उम्मीद है कि पूरी इसमें मिलेगी। यहाँ से जैसे राजस्थान से इस बार इनको काफी उम्मीद है कि पर्यटन मंत्री का जिम्मा जोधपुर को मिला गजेंद्र सिंह शेखावत को, साथ ही 3 अन्य केंद्रीय मंत्री राजस्थान से हैं। तो इसके बाद जो जल जीवन मिशन का कुछ काम अधूरा रह गया था, इस बार उसके बजट में पिछले में 1 लाख करोड़ पानी मिलेगा। पर्यटन में भी बहुत काफी संभावना रही। और भी लोगों देश के परावर्ती की एनडीए सरकार की तीसरी कार्यकाल कर रही है मैडम, तो हमें सभी को आता है कि आज देश के लिए अच्छा करेंगे। बच्चों परिवार और जो गरीब परिवार है उनके लिए अच्छा से कैसे सोचा, तो पिछले 2 साल से बस बढ़ी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। गरीब परिवारों को बताने के मिलता है तो वापस लेके जाए और बच्चे परिवार के लिए इसके लिए पूरा बैठा है, चाहता है मैडम। और भी लोग मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी भारत सरकार के रेल मंत्रालय में जो है रिजर्व टिकट से एसी का हो या स्लीपर क्लास का हो, तो उसमें तो लोग वेटिंग लेके चढ़ते हैं, उनको उतार दिया जाता है। मैं चाहूँगा ये अच्छा व्यवस्था की उन्होंने, बच्चे बढ़ाए जाए, सीनियर सिटीजन तो नहीं उसको वापस बढ़ाया जाए। दूसरा मेरा एक आपके माध्यम से सुझाव रहेगा, नरेगा कार्यक्रम में जो श्रमिक लगे हुए उससे अगर वृक्षारोपण करवाया जाए, पालने पोषने का अगर उनको दायित्व दिया जाए, तो अभी जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण जो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है उसमें हमें काफी सहायता मिल सकती है। और मेरी ये उम्मीद रहेगी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके नजर से बहुत सारी चीजें हैं मदद खराब और बहुत सारे फर्क ऐसी मेरी हमारे साथ। मैं बजट से चाहता हूँ कि मिडिल क्लास जो भी है इनके लिए थोड़ा टैक्स में रिबेट दी जाए और कुछ थोड़ा सा पेट्रोल और फ्यूल भी सस्ता किया जाए, डीजल और इससे थोड़ा मध्यम वर्ग के जो भी भारतीय जनता है उसकी लाभ हमारे साथ में व्यवस्था के अंदर आसानी बनती है। लोग मध्य वर्ग के लोग के अंदर और बताया है कि टेक्सटाइल और ठीक है फिरोज, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी देने के लिए कि आम जनता इस बजट से क्या उम्मीद करती है।